नमस्कार दोस्तों, मैं हरजोत सिंह आपका स्वागत करता हूँ लेक्चर सीरीज जिसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आज के 13वें लेक्चर में आज डिस्कस किया जाएगा द हड़प्पन सब्सिस्टेंस बेस क्या था। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन्वायरमेंट और फूड रिसोर्सेज ने जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन को बढ़ने में मदद की। देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप बात करो कि सबसिस्टेंस बेस क्या होता है। सबसिस्टेंस बेस ये होता है कि अगर किसी भी सिविलाइजेशन ने डेवलप करना है तो सबसे पहले उसको अपना एग्रीकल्चर सरप्लस पैदा करना पड़ता है। और अगर एग्रीकल्चर सरप्लस पैदा होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस सरप्लस से मतलब है कि ज़्यादा फूड, जिससे और भी प्रोफेशन प्रोफेशन जो है ना उसमें व्यक्ति के काम करने का समय हो। इसको हम हड़प्पन सबसिस्टेंस बेस कहेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्होंने कैसे एक बुनियाद रखी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। जो इकोनॉमिक जो होती है ना वो किसी भी सिविलाइजेशन का एक कोर होती है, एक बुनियाद होती है। और एग्रीकल्चर जो फूड है ना वो अगर सरप्लस में है तो ये बहुत बड़े शहरों को जो है ना वो सस्टेन सस्टेन करने का मौका देता है। मतलब कि वहाँ की जो शहरी आबादी है उसको खुद फूड पैदा करने की जरूरत नहीं है, वो गांव में पैदा होगा, वो रूरल इकोनॉमी में पैदा होगा। और जो शहर में और कई गतिविधियां की जा सकती हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से संबंधित ना हो। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो वो डिपेंड करता है जो वाटर और इरिगेशन जो सिस्टम है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसमें हम देखेंगे कैसे उन्होंने वाटर मैनेजमेंट की, सिविक इंजीनियरिंग ने की। और चौथी हम ये चीज़ देखेंगे कि कैसे रीजनल डिवर्सिटी के तहत वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में अडेप्टेशन की गई थी, कैसे कैसे अलग अलग जो एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज बनाई गई जिसके कारण एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हुआ। और उसमें हम बात करेंगे कि कैसे इकोलॉजी जो है, जो लोकल जो पॉपुलेशन थी और उसने कैसे जो लोकल जो इन्वायरमेंट है उसके साथ अपने आप को एक तरह का जो है वो बैलेंस किया था, उनके बीच में रिलेशनशिप को। उसी तरह हम एनिमल डोमेस्टिकेशन को देखेंगे कि कैसे जो जो लाइफ स्टॉक है उसने एक स्टेबिलिटी और नॉन एग्रीकल्चर फूड रिजर्व को जो है ना एक तरह से पैदा किया। और उसी तरह हम हंटिंग एंड फिशिंग को देखेंगे कि कैसे वो नेचुरल जो रिसोर्स हैं जो दरियाओं से जो पैदा होते हैं खाने के लिए, उन्होंने भी सबसिस्टेंस बेस की बुनियाद रखी, खाने की बुनियाद रखी। और अंत में हम जो क्लाइमेट डिबेट है ना कि जो एंशंट जो वेदर है और उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। शुरुआत करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन से। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी जो देश की जो इकोनॉमी या किसी भी सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी होती है उसमें एक ज्योग्राफी का बहुत बड़ा एक रीजन होता है, कारण होता है कि वो इकोनॉमी कैसी होगी। सो ज्योग्राफिकल अगर एरिया की बात करो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ा एरिया था और इसमें आप देख सकते हैं कि एक फर्टाइल रिवर प्लेन्स और वैलीज। फर्टाइल रिवर प्लेन्स मतलब कि वो एरिया जो दरियाओं के द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, उसे हम फर्टाइल रिवर प्लेन्स कहते हैं और वैलीज कहते हैं। और दूसरे वो हैं जो थोड़े अर्ध खुश्क जो सेमी एरिड प्लेटूज हैं, डेजर्ट्स हैं, वो भी आते हैं इसकी ज्योग्राफी में। ठीक है। और फिर जो माउंटेन रीजन्स एंड कोस्टल एरिया, कुछ जो पहाड़ी इलाके और जो समुद्र के किनारे के इलाके जो कोस्टल एरिया। इस तरह से सब जो मेजर जो ज्योग्राफिकल जो रीजन्स होते हैं वो सभी इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के इलाके में आते थे। इसमें बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल डिवर्सिटी थी जिसने हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो है ना वो एक फ्लेक्सिबल, ब्रॉड और डिवर्सिफाइड इकोनॉमी बना दिया था। और अगर आप सबसिस्टेंस इकोनॉमी की बात करो इस डिवर्सिफाइड जो ज्योग्राफी है उससे, ये पता लगता है कि जो सिविलाइजेशन थी वो एक किसी एक सिंगल क्रॉप पर निर्भर नहीं थी, बल्कि अलग अलग फूड इकोनॉमी थी, हाईली डिवर्सिफाइड थी। और उसमें आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी है, फिशिंग और हंटिंग भी है, शिकार खेलना और मछली पकड़ना भी है, और जो लोकल जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको भी यूज करना। इस तरह से जो मल्टी रिसोर्स मॉडल है ना, अभी इसमें एग्रीकल्चर भी कवर होता है,
इसकी इकोनॉमी में इसमें फिशिंग भी है, और इसमें नेचुरल जो पेड़ पौधों से जो हमें फल फ्रूट मिलते हैं वो भी इकोनॉमी में यूज होते थे। तो इससे हमें जो मल्टी रिसोर्स मॉडल है ना, ये जो कई कई तरह के जो इन्वायरमेंटल में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, तब्दीली आती है कई बार, मानसून या बारिश की कमी के कारण कई क्रॉप्स जो है ना वो नहीं हो पाती थी, और क्लाइमेट वेरिएशन के कारण किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती थी। तो अगर आप किसी एक सोर्स पर डिपेंडेंट हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जो है ना वो सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाओगे अगर कहीं भी कोई मुश्किल टाइम आता है फूड की प्रोडक्शन को लेकर। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स पर डिपेंड हो तो अगर एक में प्रॉब्लम आई है तो दूसरा जो है ना वो सस्टेन करने में, बचे रहने में मदद करता है। सो मेजर इकोलॉजिकल रीजन्स हैं, जैसे मैं इसको अगर फर्दर बात करूं जो हड़प्पन कल्चर का है जो, तो इसमें आप देख सकते हैं जो इंडस वैली के द्वारा, इंडस रिवर के द्वारा जो जो ओलिवियल प्लेन्स हैं, जो मैदानी इलाका है, एक तो ये आता है, ये सबसे ज़्यादा जो है ना फर्टाइल है, क्योंकि इसमें दरिया के द्वारा लाई गई मिट्टी है जो जो कई सदियों के एक प्रोसेस के कारण वो बनी होती है, और उसमें एग्रीकल्चर करना आसान होता है। दूसरा इसमें एरिया आता है घग्गर हकरा का और राजस्थान का एरिया आता है। ये एरिया भी जो है ना वो आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकता था। और तीसरा एरिया आता है बलूचिस्तान के हाईलैंड्स, ऊंचे जो पहाड़ी थोड़ा सा इलाका, वो बलूचिस्तान का है। उसी तरह गुजरात का पेनिनसुला और कोस्टल मकरान का एरिया, जो सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो गुजरात का एरिया है, वो समुद्र के किनारे का, अरेबियन सी से पहले का, एक तो वो एरिया। दूसरा जो जो बलूचिस्तान का एरिया है, जो सिंध का इलाका है, उसको जो कोस्टल लगता है मकरान का, वो इलाका। और तीसरा है जो नदियों के बिल्कुल साइड वाइज एरिया और प्लेटूज जो ऊंचे मैदान हैं, वो सभी। सो इस तरह के जो है ना मेजर जो इकोलॉजिकल रीजन्स हैं। अब इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो डिफरेंट जो एक्सट्रीम जो ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल जो वेरिएशन है ना, ये सिविलाइजेशन में एक रिजिलियंस पैदा करती है। क्योंकि इससे क्या होता है कि मतलब कि लोगों को अलग अलग जो है ना वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ती हैं लोकल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए। और इस तरह जो फूड रिसोर्सेज है ना वो वेरी करते हैं रीजन टू रीजन, कहीं पर कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, कहीं पर कम होती है। और इससे ये है ना जो मल्टी रिसोर्स मॉडल है वो इन्वायरमेंटल रिस्क को काफ़ी कम कर देता है, और लोकल अडेप्टेशन होती है, जिससे लोकल जो रिसोर्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, उनकी अच्छे से यूज़ हो सके। अब अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर है ना वो इकोनॉमी की फाउंडेशन है। सो जो फूड सरप्लस है ना वो बहुत ज़रूरी है अर्बन स्पेशलाइज्ड क्लासेस को पैदा करने के लिए। इससे क्या होता है कि लार्ज अर्बन पॉपुलेशन को खाना मिलता है, लोग क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स बन सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं, चीज़ों को बेच सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर और बिल्डर्स बन सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स बन सकते हैं। सो ये सभी कुछ जो है ना वो तभी पॉसिबल होता है जब फूड सरप्लस हो, और उस इस आबादी को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि फूड कहाँ से कैसे आएगा। वो दूसरे जो एग्रीकल्चर में जो हैं लोग वो पैदा करेंगे, और उसी के सरप्लस के साथ ये इकोनॉमी में एक दूसरे के साथ जो है ना वो लेन देन कर सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट यही है कि इससे अर्बनाइजेशन जो है ना वो इनेबल हुई थी, इससे अर्बनाइजेशन को जो बढ़ावा मिला था, क्योंकि इससे जो कम्प्लेक्स सिटीज थी, जो बड़ी बड़ी सिटीज थी, उनको फूड सरप्लस डायरेक्टली पहुंचता था। और जो मेट्रोपोलिस थे उस समय के, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर, वो तकरीबन ही एग्रीकल्चर सरप्लस पर जो थे वो डिपेंड होते थे। इसी से ही हमारी जो समाज की जो जो बुनियाद है ना वो बनती है, और जो अर्बन इकोनॉमी लाइफ है वो बाकी चीज़ों को प्रभावित करती है। दूसरे नंबर पर आता है एनिमल हस्बेंड्री, जो अगर जो पालन का धंधा होता है। सो इससे जो पशुओं को जो डोमेस्टिकेटेड किया जाता था और उनसे जो प्रोडक्ट लिए जाते थे, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता था जो एनिमल हस्बेंड्री का जो जो ऑक्यूपेशन था। सो ये मिल्क एंड मीट जो बहुत बुनियादी चीज़ है किसी भी डाइट में।
डाइट रिसोर्सेज में। और दूसरा ये ट्रांसपोर्ट और लेबर प्रोवाइड करते थे ताकि एग्रीकल्चर अच्छे से हो। और तीसरा हाइड्स एंड वूल्स, इनसे हमें वो चीज़ें मिलती थी जो डेली यूज़ की थी, जिससे पशुओं की खाल से जो है चमड़े की चीज़ें बनना, जहाँ गर्म चीज़ें बनना। सो ये सभी कुछ कहाँ से आता था? एनिमल से आता था। अब एविडेंस क्या है और इकोनॉमिक वैल्यू क्या है इसकी? सो बहुत सारे जो पशुओं से रिलेटेड जो आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स मिले हैं ना, वो उन्होंने लाइफ स्टॉक का जो इम्पैक्ट है वो दिखाया है हमें। कई जो एविडेंस मिले हैं खुदाइयों से, उसमें हमें कैटल्स का, बफेलोस का, शीप और गोट्स का जो है ना वो एविडेंस मिले हैं। सो ये डिवर्सिफाइड करते हैं फूड रिसोर्सेज को, और ये भी एक कोर पिलर है हड़प्पन इकोनॉमी की। अब अगर आप तीसरी चीज की बात करो तो वो है हंटिंग एंड फिशिंग। हालांकि एग्रीकल्चर जो है ना वो इकोनॉमी को डोमिनेट करता है, और हंटिंग भी अभी तक भी मनुष्य जो है ना वो करता था ताकि फूड की सप्लाई अच्छे से होती रहे। सो जो हमें एनिमल के जो हड्डियां मिली हैं जो आर्कियोलॉजिकल साइट से, हमें पता लगता है कि उसमें डियर, जंगली सूर, खरगोश और बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं उनके हमें जो सबूत मिले, इससे लगता है कि इनका जो है ना वो शिकार किया जाता था, क्योंकि ये जानवर पालतू नहीं होते। सो इसका अब फिशिंग एंड जो हंटिंग एंड फिशिंग का जो महत्व क्या है, तो यही है कि ये फूड सिक्योरिटी पहुंचाते हैं। और जो रिवर और जो समुद्र के जो और दरियाओं के जो पानी में रहने वाले जो जो रिसोर्स हैं, जिनमें फिश सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसकी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकती थी आबादी को फूड प्रोवाइड करने के मामले में। सो ये आपको ज़्यादा देखने मिलेगा जो ये जो फिशिंग का है, वो नेचुरली सी बात है कोस्टल एरिया और रिवर एरिया में। सो ये शहरों के ये भी एक तरह की फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, और ये मिक्स्ड सबसिस्टेंस इकोनॉमी की एक तरह की बुनियाद रखता था, रखी जाती थी फिशिंग और हंटिंग के द्वारा। अब अगर आप बात करो कि जो एक डिबेट है ना कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के दौरान कहते हैं कि एक क्लाइमेट चेंज आया था। सो जो पहले जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो क्लाइमेट को स्टडी किया है, तो उन्होंने कहा है कि उनमें जो सबसे बड़े जो स्कॉलर्स हैं, जिनमें मोर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगोट, सो इन्होंने जो है ना जो सबसे पहले ये डिस्कशन किया था जो क्लाइमेट के रिगार्डिंग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को फेस करना पड़ा था। सो उन्होंने ये आर्गू किया था, जैसे हम वेटर हाइपोथेसिस भी कहते हैं, कि हड़प्पन पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा जो है ना वेटर क्लाइमेट था। आज आज की तरह नहीं था। जो साउथ एशिया में जो जो बारिश ज़्यादा होती थी, आज की तरह नहीं थी। उनके लिए इस थीसिस के लिए, इस हाइपोथेसिस के लिए उन्होंने जो एविडेंस और जो conclusion निकाले हैं, वो ये हैं कि बारिश ज़्यादा होती थी। और उसके लिए उन्होंने जो एविडेंस दिए हैं, उन्होंने ये दिए हैं कि उस समय जो सिविलाइजेशन थी, सो जो एविडेंस आता है वो ये आता है कि जो बेक्ड ब्रिक्स हैं, जो गर्म करके जो आग की यूज़ करके जो ईंटें बनाई जाती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो लकड़ी का यूज़ होता था, और इससे लकड़ी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती थी। और ज़्यादा लकड़ी के लिए जो नेचुरली बात है कि अगर बारिश ज़्यादा होती होगी तभी लकड़ी इतनी अवेलेबल हो सकती थी। ये उनके जो उसके लिए जो एविडेंस दिया जाता था, जो वेटर हाइपोथेसिस है उसके लिए। और दूसरा उन्होंने ये दिया है कि बहुत सारे जो है ना जो सिल्ट एंड स्ट्रक्चर्स हमें जो देखने को मिलते हैं बलूचिस्तान में, जो जो एक तरह के बांध बनाए गए थे, वो शो करते हैं कि बारिश ज़्यादा होती होगी। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो जो सील्स हैं उनमें हमें बड़े बड़े जंगली जानवरों के जो है ना वो तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि ये बारिश वाले इलाके में ही इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। सो उन्होंने कहा है कि ये सभी इंडिकेट करते हैं कि उस समय ज़्यादा रेनफॉल होता होगा। अब उनका जो है ना वो थ्योरी को जो जो वेटर क्लाइमेट थ्योरी है, इसको जो है ना वो जो है ना क्रिटिसाइज किया गया है। और लेटर जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस आर्गुमेंट को जो है ना चैलेंज किया है। एक तो उन्होंने कहा है कि जो ब्रिक की प्रोडक्शन, जो ईंटों की प्रोडक्शन है, वो डायरेक्टली ये एविडेंस नहीं देती है कि कोई डेंस फॉरेस्ट की जरूरत होती होगी अगर ईंटों को बनाना है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो मेनली जो जो आपको अर्बन जो ड्रेन्स देखने को मिलती हैं, वो गंदगी का पानी जो और वेस्ट वाटर को लेकर जाने के लिए थे, ना कि रेन वाटर को सिटीज के बाहर निकालने के लिए ज़्यादातर। और
तीसरा उन्होंने कहा है कि वो जो एनिमल की जो पिक्चर्स मिलती हैं ये भी जो एंशंट क्लाइमेट को डायरेक्टली जो है ना हम इससे जो है ना वो एक अनुमान नहीं लगा सकते। और इसी से ही उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि जो क्लाइमेट कंडीशन है ना वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी जो बाद के पीरियड में थी। सो उन्होंने ये थीसिस को जो है ना वो रद्द किया है। और इसके लिए वो और इस एक और थ्योरी है जो पोलन एनालिसिस और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो एक थ्योरी बनाई गई है वो ये कहती है कि अगर आप प्लांट का जो पोलन को स्टडी करो जो एक बहुत छोटा सा एक सॉलिड मटेरियल होता है प्लांट्स में, तो वो अगर आप लेक से जो मतलब कि जो है ना वो लेकर आप उनको स्टडी करो, क्योंकि जो पोलन का जो मटेरियल होता है ना ये कई सालों तक जो है ना वो बचा रह सकता है। सो ये काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस दे सकता है, क्योंकि इसका सर्वाइवल जो है कई सालों तक हो सकता है। सो राजस्थान की जो लेक्स है ना उनमें से जो पोलन मिला है उससे ये पता लगता है कि जो 3000 BC से लेकर 1800 BC के आसपास तक जो है ना वो बारिश ज़्यादा होती थी। और ये एविडेंस हमें मिलता है जो पोलन की जो स्टडीज की गई हैं जो प्लांट का एक छोटा सा सॉलिड हिस्सा होता है। और उसके बाद जो है ना वो डिक्लाइन कर गया था रेनफॉल। सो ये भी एक थ्योरी है जो रिसेंटली जो है ना आई है। सो इन दोनों इन तीन थ्योरी से जो एक तो जो वेटर क्लाइमेट की जो थ्योरी है और उसको जो क्रिटिसाइज किया गया है भी ऐसा नहीं है, और तीसरा जो पोलर एनालिसिस है, ये ये जो है ना वो दो तो इसको सपोर्ट करते हैं और एक का आर्गुमेंट जो है ना काफी इनसे अलग है। सो इससे जो है ना अभी तक कोई भी जो है ना वो यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं हो सका है कि भी बहुत ज्यादा बारिश उस समय अ, होती थी कि नहीं होती थी। सो ये अब डिबेटेबल है। अब अगर इसके आगे हम जाएं अपने डिस्कशन के, सो अगर अब रीजनल वेरिएशन जो है ना वो एग्रीकल्चर में वो कैसे आप देख सकते हैं, जो कि वो रीजन टू रीजन जो है ना वो वेरी करता था। इसके लिए हमें जो एविडेंस मिलते हैं अगर आप देखो कि भी उसके लिए हमें ये पता लगता है कि वीट की कल्टीवेशन, वीट एंड बार्ले जिसको जौ कहते हैं, उसी तरह राइस एंड मिलेट्स की, सीसम और पल्सेस की, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, ये सभी के हमें जो है ना जो डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं इनके हमें एविडेंस मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग। अब अगर आप देखेंगे भी बहुत सारी फसलें हैं जो जो इनका जो मैंने पीछे जो जिक्र किया है ये कुछ रीजन्स में ज़्यादा होती हैं कुछ में कम होती हैं, क्योंकि नेचुरली बात है इन सभी की जो है ना क्लाइमेट और वाटर की ज़रूरत जो होना है अलग अलग है। सो स्पेशलाइजेशन वो डिपेंड करती है, एक तो सबसे बड़ी है भी वो रेनफॉल के ऊपर, भी रेनफॉल कितना होता था। सो रीजनल रेनफॉल कितना होता था और सीजनल मानसून की क्या स्थिति थी उस हिसाब से फसल लगाई जाती थी। दूसरी बात है जो मिट्टी की कंडीशन क्या है, क्योंकि अलग अलग जो सॉइल होती है वो अलग अलग फसलों के लिए सूटेबल होती है। और उसके अलावा जो है ना लोकल इन्वायरमेंट की स्पेसिफिकली जो जो कोई इकोलॉजिकली जो जो नीड्स हैं उसके हिसाब से फसल लगाई जाती थी। सो इम्पोर्टेंस यही है कि ये जो वेरिएशन है ना जो रीजनल वेरिएशन, उससे हमें ये पता लगता है कि जो एग्रीकल्चर जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेशन के ऊपर निर्भर करता है ताकि फूड सिक्योरिटी बनी रहे। अगर आप बात करो वीट और बार्ले की, गेहूं और जौ की, तो ये सबसे ज़्यादा जो बुनियादी सीरियल क्रॉप्स हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा अपनी डाइट में यूज़ की जाती थी। सो इसके लिए जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले हैं ना वो काफ़ी हैं। वो मेजर अर्बन सेंटर से हमें जो है ना इनके रिमेन्स अभी मिल जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट जो हमें मिलता है वो मोहनजोदड़ो से है, जहाँ पर हमें कार्बनाइज्ड व्हीट ग्रेन्स मिलते हैं जो रेजिडेंशियल और पब्लिक एरियाज में। उसी तरह हड़प्पन सिटी में से हमें व्हीट और बार्ले दोनों के जो है ना वो बड़ी बड़ी जो ग्रेनरीज के एविडेंस मिलते हैं। उसी तरह काली बंगन से हमें जो है ना वो मतलब कि ग्रेन्स मिलते हैं। और उसके साथ में ही वो एग्रीकल्चर फील्ड के भी जो एविडेंस मिलते हैं काली बंगन से। सो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और काली बंगन जो है ना वो एग्रीकल्चर रमेन्स के जो है ना वो एविडेंस देते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये दोनों फसलें हैं ना जो वीट और बार्ले की अगर बात करो तो ये दोनोों विंटर में लगाई जाती है जिन्हें रबी क्रॉप्स कहा जाता है। और ये आम जो डाइट है उसमें एक प्राइमरी न्यूट्रिशन का जो है ना वो काम करती थी। और अर्बन मतलब की पॉपुलेशन थी वो जो शहरों की बड़ी बड़ी जो आबादियाँ थी इसी फसल पर मेजर जो थी वो रिलाई करती थी, और ये इकोनॉमी की एक तरह की बैन
बैकबोन थी, क्योंकि ये ड्राई लैंड मतलब कि इन दोनों फसलों को इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरे नंबर पर हम देख सकते हैं राइस कल्टीवेशन है ना, और चावल की खेती भी की जाती थी। और ये भी शो करता है कि ये लोकलाइज्ड जो एग्रीकल्चर अडेप्टेशन है उसके अनुसार की जाती थी। अगर आप बात करो तो हमें लोथल और रंगपुर का जो एरिया है ना, वहाँ से हमें जो है ना राइस के जो हैं एविडेंस मिलते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो लोकल जो कंजम्पशन की जाती थी, और लोकल अगर कंजम्पशन की जाती थी तो इसका मतलब है इसकी फार्मिंग भी की जाती थी। सो जो हड़प्पा में से जो बोटेनिकल एनालिसिस हुआ है, वो राइस के ग्रेन्स की जो है ना वो प्रेजेंस को जो है ना अदर फसलों के साथ भी शो करता है। उसी तरह हमें काली बंगन से भी जो है ना वो इस तरह के जो है ना एविडेंस मिलते हैं। सो एग्रीकल्चर इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि जो राइस जो है ना मेजर क्रॉप तो नहीं है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड कुछ एरियो में ही जो ज़्यादा होती थी, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। सो ये शो करती है कि जिन भी इलाकों में होती थी वो हाईली एडवांस्ड एरिया थे उस समय के एग्रीकल्चर के हिसाब से। सो इससे हमें इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग और समझ का पता लगता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अब अगर आप बाजरा और फसलों की जो अगर बात करो, तो जो मिलेट्स और अदर क्रॉप्स हैं उनके हमें जो अगर आप कल्टीवेशन की बात करो, ये भी रीजनल और एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन को शो करती है। तो ये क्रॉप जो है ना ये भी मतलब कि सेकेंडरी ग्रेन्स का काम करती हैं, मतलब कि प्राइमरी तो वीट और बार्ले हैं। तो इन जो मिलेट्स हैं उसकी हमें जो पहचान हुई या फिर इसकी खेती होती होगी वो अलग अलग साइट्स पे हुई, जिसमें हड़प्पा, सरपोदरा और चित्तौड़गढ़ जो अफगानिस्तान में है। और इसके अलावा जो अदर क्रॉप्स हैं हमें वो सीजम, पीस, डेट्स, वाटरमेलन और ग्रेप्स के एविडेंस हमें मिलते हैं। सो ये जो अदर क्रॉप्स है ना, ये भी जो है ना वो एक तरह की एडवांस जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं इनको ही यूज करके जो है की जाती है। तो जो अलग अलग प्लांट्स पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सबसिस्टेंस बेस्ड जो डिपेंड करता है, और ये डिवर्सिफाइड इकोनॉमी और हाईली अडेप्टेबल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक तरह की रिफ्लेक्शन है, और लोकल कंडीशन को देखकर जिस तरह की जाती थी। अगर हम बात करें जो एविडेंस हमें बालू हरियाणा की साइड से मिलते हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो काफ़ी बड़ी कलेक्शन का पता लगता है जो बोटेनिकल रिमेन्स के बारे में है। तो जो बोटेनिकल रिमेन्स की जो खुदाई हुई है, उसमें हमें जो है ना वो बार्ले, बीट और राइस के जो है ना जो सीरियल्स जो दाने वाली जो फसलें हैं उनके एविडेंस हमें मिलते हैं। उसी तरह हमें जो पल्सेस जो दाल वगैरह होती हैं उनमें होर्स ग्राम, ग्रीन ग्राम, चिकपीए और फील्ड पीए और ग्रास पीए के जो है एविडेंस मिलते हैं। उसी तरह फ्रूट्स और ऑयल सीड, मतलब कि आज के जितनी भी जरूरत के लिए जो मेन जो फसलें हैं उनके एविडेंस हमें मिलते हैं अ, बालू से। तो इससे शो होता है कि मतलब कि जो है ना जो एडवांस और हाईली डिवर्सिफाइड प्लांट बास्केट है कि अलग अलग जो फसलें हैं वो उगाई जाती थी। सो इसका इंडिकेशन ये भी है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है ना वो एक प्राचीन समय और मॉडर्न समय में भी वो एक तरह का वो ही एक कंटिन्यूटी बनती आ रही है फसलों की, जो पहले उगाई जाती थी वो आज तक भी उगाई जा रही हैं। अगर आप सीजनल क्रॉपिंग पैटर्न के सीजन के हिसाब से अगर क्रॉप के पैटर्न का बात बात करो, तो गर्मियाँ और सर्दियाँ दोनों में ही फसलें उगाई जाती थी। जो सर्दियों की फसलें थे वो मेनली जो है वो वीट और बार्ले हैं। और सर्दियों में इसकी बिजाई होती थी, और स्प्रिंग के समय में अप्रैल के मौसम में, मार्च अप्रैल का जो मंथ आता है उसमें जो है इसकी कटाई की जाती थी। और अगर जो खरीफ की बात करो जो समर में लगाई जाती थी, तो ये मानसून के सीजन में लगाई जाती थी, और सर्दी आने से पहले पहले इन इन फसलों की जो है कटाई की जाती थी, जिनमें कॉटन, राइस, सिसम, ये फसलें तीन मेन थी। सो इसका मतलब है ड्यूल क्रॉपिंग सिस्टम था, दो फसलों को लगाने का जो सिस्टम वो होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और ये इससे ये पता लगता था कि तकरीबन साल भर एक फूड की सप्लाई बनी रहती थी, और रेनफॉल का भी अच्छे से जो है ना जो सीजनल जो पैटर्न है उसी के हिसाब से फसलों को लगाया जाता था। इससे रिस्क कम हो जाता था क्रॉप फेलियर का। अगर अगर आप जो एविडेंस हमें मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जो प्लो के जो हल के जो हमें वो सबसे इम्पोर्टेंट मिले हैं हमें कालीबंगन से।
क्योंकि उस समय जो है ना वुडन लकड़ी की वो बनाई जाती थी, तब तक अभी तक आयरन की यूज नहीं हुई थी, और वो लकड़ी जो है ना वो इतना समय सर्वाइव नहीं कर सकती। सो इसके क्लियर फिजिकल जो प्रूफ हमें मिल रहे हैं वो मिले हैं हमें, जो कालीबंगन में जो खेत को जो है ना वो फ्लो किया गया है। और उसके अलावा जो हमें मिट्टी के जो मॉडल्स मिले हैं ना वो बहावलपुर और बानावाली से मिले हैं, हल्के के मॉडल के, वो मिट्टी की बनी हुई जो मूर्तियां हैं उसमें हल को बनाया गया है। तो इससे ये है कि जो हल की टेक्नोलॉजी है इसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में जो मदद की थी, और जो लैंड था उसको प्रिपेयर किया जाता हल के सहारे से फसलों की बिजाई से पहले, और इससे फार्मिंग की एफिशिएंसी जो बड़ी अच्छे से होती थी। अगर आप इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट की बात करो, तो एविडेंस शो करते हैं हड़प्पन जो है ना वो डिफरेंट जो लोकल मेथड्स लगाते थे फील्ड को, जो खेत को इरिगेट करने के लिए। तो ना कि कोई एक सेंट्रलाइज्ड कोई सिस्टम था। पॉसिबल जो टेक्निक हो सकती हैं वो एक तो ग्राउंड वाटर फार्मिंग हो सकती है, दूसरा स्मॉल इम्बैंकमेंट्स, वर्चन चैनल्स और सीजनल रिवर इरिगेशन। तो ये सब मेथड यूज किए जाते होंगे। इसके जो एग्रीकल्चर जो एविडेंस हैं वो हमें मिलते हैं एक तो शुतुगोई कनाल से। ये मतलब कि ये क्लियर है कि ये सिस्टम जो है ना नॉर्दर्न अफगानिस्तान में होता था नहर का। और दूसरा हरियाणा का जो रीजन है उसमें भी जो है ना वो ऐसा लगता है कि कोई एंशियंट कनाल्स का जो सिस्टम रहा होगा उस एरिया में एंशियंट टाइम में। सो मेसोपोटामिया की तरह मेसोपोटामिया की से अलग जाकर जो हड़प्पन एग्रीकल्चर है वो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर डिपेंड था। कोई बड़ी बड़ी कनाल्स नहीं है थी, लेकिन वो छोटी मोटी लोकलाइज्ड एरिया में होती थी, और लोकल स्ट्रेटजी को ही अडॉप्ट किया जाता था। तो हमें वो एविडेंस नहीं मिलते कि कोई बड़ा स्टेट वाइज सेंट्रलाइज्ड कनाल इरिगेशन सिस्टम होता था उस समय। अगर आप अडेप्टेशन की बात करें तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। सो उसमें आता है सिंध। सिंध में जो है ना वो जो साल भर जो जो रिवर में जो फ्लड आते थे, जो पानी ज़्यादा आता था, तो उसको जो है ना उससे जो नेचुरली जो इरिगेट किया जाता था और एग्रीकल्चर लैंड को बढ़िया बनाया जाता था। उसी तरह गुजरात में जो है ना वो राइस के एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि उस इलाके में जो है कुछ जिसमें राइस उगाया जाता था वहाँ बारिश ठीक ठाक हो जाती थी, वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती थी। उसी तरह जो अर्ध शुष्क इलाके हैं तो वहाँ पर जो है ना वो जहाँ पर लिमिटेड और सीजनल रेनफॉल होता था तो वहाँ पर उस तरह की फार्मिंग टेक्निक्स थी। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि ये जो एग्रीकल्चर है वो कंटिन्यूसली जो है ना वो बड़े बड़े जो जोग्राफिकल और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में जो है जो अडेप्ट किया गया था, और उससे जो है वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़िया हुई थी। और इसी से ही जो नई टेक्निक्स थी फार्मिंग की उन्होंने जो एग्रीकल्चर था उसको एनवायरनमेंट के जो ये शॉक्स आते हैं तो उससे अडेप्ट करने में मदद की थी। तो अगर आप देखें हड़प्पन सब्सिस्टेंस इकोनॉमी की जो इम्पोर्टेंस क्या है, तो यही है कि ये इकोनॉमी का बेस है, और इसमें जो है ना वो एग्रीकल्चर इसमें मौजूद है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री मौजूद है, हंटिंग एंड फिशिंग का जो वो सिस्टम मौजूद है, और ये रीजनल इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन के जरिए होती है। सो इकोनॉमिक बेस जो बनता है इन चार चीज़ों से बनता है जो एग्रीकल्चर का। और इसकी मेजर जो स्ट्रेंथ्स हैं वो यही है कि ये मल्टीपल फूड्स हैं, फूड सोर्सेज हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, रीजनल स्पेशलाइजेशन है, सीजनल फार्मिंग अडेप्टेशन है, और लोकल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है। और डिवर्सिफाइड जो है ना वो डिवर्सिफाइड जो क्रॉप्स हैं, जो अलग अलग क्रॉप्स पर जो निर्भरता है उससे पॉपुलेशन ग्रोथ को, अर्बनाइजेशन को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, ट्रेड एक्सपेंशन को और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट को मदद मिली है। तो यही हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि यही चीज़ों ने जो है वो ब्रॉन्ज एज में जो है ना वो दुनिया की एक बड़ी जो एग्रीकल्चर एक बड़ी सिविलाइजेशन है उसको सपोर्ट किया, और इतनी बड़ी बनी थी जिसकी आज तक लोग जो हैं वो बात करते हैं। सो यही इसकी महत्ता है, अंत में हम यही कंक्लूजन में कह सकते हैं। और इसके की फीचर्स हैं उसमें हमने देखा है कि सीजनल जो रबी एंड खरीफ क्रॉप्स हैं, फ्लो एंड वाटर मैनेजमेंट हैं, जो टेक्निक्स हैं, और इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन और मल्टी क्रॉप कल्टीवेशन, ये सभी फीचर्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर के संबंध में। तो उम्मीद करते हैं आज का आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अब नए लेक्चर में हम मिलते हैं। धन्यवाद।